हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। माय नेम इज मेघना और आप सभी का आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है और 22 एंड 23 ऑफ नवंबर को यहाँ पे आपका एग्जाम था। मल्टीपल शिफ्ट्स थी। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, दूसरी वाली शिफ्ट आसान थी, या फिर फोर्थ शिफ्ट डिफिकल्ट थी, थर्ड शिफ्ट डिफिकल्ट थी, या सेकंड आसान थी। इस टाइप से बहुत सारी चीजें हमारे अभी चलती रहती हैं। पर हमें एट द एंड ही मतलब जब रिजल्ट आता है तभी पता चलता है कि हमारा क्वालिफाई हमारा जो शॉर्टलिस्ट हुआ है, हमारा नाम वो मेंस के लिए हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये रिजल्ट के दिन ही पता चलता है। और अब हमें क्या करना चाहिए, इस पेपर को जब हमने दे दिया है इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए? क्या हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ऐसे वाले बच्चे भी होंगे जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया और उन्हें पता है कि शायद उनकी जो प्रीलिम्स की कट ऑफ हो ना क्लियर हो उनके पर्टिकुलर स्टेट से। क्योंकि कभी भी हम कोई एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप आरआरबी पीओ का भी एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए था या फिर आइडिया होना चाहिए कि आपने इस एग्जाम के प्रीलिम्स को पास करने के लिए एटलीस्ट कितना अटेम्प्ट लेके जाना है, ताकि आपका वो कट ऑफ क्लियर हो जाए या कट ऑफ मार्क्स आपका क्लियर हो जाए। एक अनुमान सा हम लगा के रखते हैं ताकि हम अपने फ्रीली दूसरे फेज की तैयारी भी कर पाए, राइट? तो ये सारी ही चीजें हैं। अब आपको पता है कट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स पर यहाँ पे डिपेंड करेगा, बट हर एक स्टेट के अलग अलग जो कट ऑफ जाएगी आप सभी को उससे ऊपर ही लेके आना है ताकि आप यहाँ पे कट ऑफ को क्लियर कर पाओ। और हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होगा, है ना? कहीं 50 भी जाएगी, कहीं 55 भी जाएगी, कहीं 51 भी जाएगी, अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले से ये मत सोच के चलना कि मैंने ही सबसे कम किया है और मेरे ही चांसेस कम है। ये तो पहली बात, आपको नेगेटिव नहीं होना। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, वही ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क्या करना है और कैसे पता चलेगा कि पेपर अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, और क्या क्या एग्जाम्स आपके अपकमिंग टाइम में आने वाले हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसका सिलेबस सिमिलर हो। सारी चीजें यहाँ पे सिमिलर ऑर्डर में चलें। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और ये बेहतर हम समझ सकते हैं जो पहले ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, राइट? तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर आपको इनके अंदर मिल जाएंगे। तो ये आपके एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड आरआरबी पीओ क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। इसके अंदर इनकी आंसर कीज भी है, तो ताकि आप सॉल्व भी कर पाएंगे, साथ के साथ एनालाइज कर पाएंगे और आंसर्स भी चेक कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या सही आंसर है। ठीक है, ये आपको काफी हेल्प करेगा थोड़ा सा एनालिसिस करने में कि एग्जाम का लेवल क्या होता है। ओके, तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे और शुरुआत में मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे ये सारी इन 5 बातों पे हम बात करने वाले टॉपिक्स पे कि सबसे पहले तो आरआरबी पीओ जो प्रीलिम्स है वो कैसे गलत जाता है, क्यों गलत जाता है, हमारे क्या माइंडसेट होता है, ठीक है, क्या रीजन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको आरआरबी प्रीलिम्स अगर अच्छा नहीं गया तो अब क्या आपका काम होगा, अब हमारा कहाँ फोकस शिफ्ट होना चाहिए, है ना? अब हमारा क्या एक्शन पॉइंट होगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज इस वीडियो का मेन जो मुद्दा है कि यही है कि अगर खराब गया है तो व्हाट शुड बी द एक्शन पॉइंट फ्रॉम हियर, है ना? खाली बैठने से काम तो तब भी नहीं बनने वाला है। ओके, चलिए, तो अब आपको पता है। और यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कौन से अपकमिंग एग्जाम्स हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं और क्या हमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर, और यहाँ पे आपके पास मिस्टेक्स जो है वो आप कैसे यहाँ पे कहाँ से कैसे अवॉइड करेंगे बार बार उसको करना। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट्स पे बात करते हैं। पहले तो सबसे नंबर 1 पे है कि आपके पास जो आरआरबी पीओ का एग्जाम हो क्यों खराब जाता है। देखो, आरआरबी पीओ जो आरआरबी का जो एग्जाम है उनका पैटर्न थोड़ा बाकी एग्जाम से या बाकी बैंकिंग एग्जाम से थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका इंग्लिश नहीं होता है सबसे बड़ी बात। अब प्री में क्या होगा, सिर्फ मैथ्स आ रहा है और रीजनिंग आ रहा है, मतलब ये 2 सब्जेक्ट आपके क्वांट्स रीजनिंग आ गए हैं और यहीं से 40-40 क्वेश्चन आए हैं। जबकि अब ऐसा भी हुआ है क्योंकि जहां पे रीजनिंग में लोगों की स्पीड बन जाती है और क्वांट्स में नहीं बनती है, रीजनिंग में आपको 25 मिनट्स का टाइम है जबकि क्वांट्स में आपको 20 ही मिनट का टाइम है। तो यहाँ पे एक चीज है कि आपको 25 मिनट और 20 मिनट का एक जो डिवीजन दिया हुआ है टाइम ड्यूरेशन का,
वो भी आपको कैसे यूज करना है वो आना चाहिए, राइट। हम क्या करते हैं, हम दूसरे एग्जाम की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। वहां आपका कई बार इंग्लिश भी हेल्प कर देता है, बट यहाँ इंग्लिश हेल्प करने के लिए नहीं है। जो भी बच्चे मतलब जो इंग्लिश भी सही करते हैं बाकी एग्जाम्स के अंदर, यहाँ पे आपको सिर्फ इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के ऊपर चलना पड़ेगा। सेकेंड ये पॉइंट भी होता है कि बाकी जो एग्जाम्स हैं उनके मुकाबले यहाँ की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ भी है वो भी थोड़ा ज्यादा जाती है अकॉर्डिंग टू द मतलब एवरेज मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 80 से बनता है उस हिसाब से लगाएंगे हम यहाँ पे, है ना। 100 से नहीं लगाएंगे, 80 से लगाएंगे, उस हिसाब से यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स है वो काफी ज्यादा है दूसरे एग्जाम के पीओ के मुकाबले में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टेट वाइज भी कट ऑफ जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका वैकेंसीज का भी रहता है हर एक स्टेट के अंदर, अटेम्प्ट्स का भी रहता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी। अब बात यहाँ पे आती है कि हमने जो प्रीलिम्स का, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हम एग्जाम पैटर्न को सही से रीड नहीं करते हैं और सही से उसी को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं उससे पहले हमें प्रीलिम्स के जो आरआरबी के पेपर हैं उन्हीं का यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसके हिसाब से हमें ये पता हो कि यहाँ पे मुझे कितने कितने मतलब कहाँ पे मुझे क्या टारगेट करना है, इतने मिनट में मुझे ये वाला कवर करना है। ये सारी चीजें आपको एग्जाम के हिसाब से ही पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात हम यहाँ पे कर देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि 2 ही सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हमें मार्क्स लाने हैं। क्वांट्स में हमारे कम अटेम्प्ट हो रहे हैं तो हमें ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। ये चीजें हम यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है हमें, ठीक है। अगेन हमें यहाँ पे हम ढंग से कट ऑफ को एनालाइज नहीं करते हैं। पुरानी का जो कट ऑफ्स हैं हमें पता ही नहीं होता कई बार कि हमें कितना अटेम्प्ट यहाँ पे करना चाहिए, हम खाली बिना डायरेक्शन के घूमते रहते हैं। ये भी कई बार हमारे पास जो पेपर अच्छा नहीं हुआ उसका भी रीजन हो सकता है, और आपने उससे पहले उतनी प्रिपरेशन करी नहीं है, ये भी एक आपका रीजन हो सकता है, ठीक है। देखो जैसे अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, अगर आप यहाँ पे एमपी से बिलोंग करते हो, अगर आप यहाँ पे हरियाणा से बिलोंग करते हो, अलग अलग स्टेट का अपना एक कट ऑफ है, उसे एनालाइज करिए, उसे देखिए कि पिछले साल अगर 50 गया है तो इस साल क्या मैं 50 टारगेट करके आऊंगा? नहीं ना, आप ज्यादा ही टारगेट करोगे। 5-6 से 10 मार्क्स तक आपको अटेम्प्ट तो ज्यादा ही करना पड़ेगा ताकि आप वहां तक भी रहो, है ना, एक सेफ जोन में रहो। तो अगर 50 कट ऑफ जारी है तो अगर आपने यहाँ पे 40 ही किए हैं, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 40 ही किए हैं, मान लो आपके फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जाम्पल हाइपोथेसिस दे रही हूँ कि आप 50 आपकी कट ऑफ गई है और आपने 40 किए, तो अगर आपने 40 ही किए तो 50 तक बनेंगे भी कैसे? और उस स्टेट की हो सकता है 40-50 मतलब के आसपास ही कट ऑफ जाए, भले नीचे जाए बट आसपास जाए। तो आपने किए ही बहुत कम है तो आपके चांसेस जो है वो एक तरीके से बहुत कम हो जाते हैं एग्जाम के, मेंस के एग्जाम तक शॉर्टलिस्ट होने के लिए, राइट। तो मतलब अगर इतना बड़ा मार्जिन है ना तो आपको खुद ही समझ आ जाता है, 10-12 पीछे मार्क्स हो आप, 10-20 मार्क्स पीछे हो, राइट। और पेपर बहुत बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, हाँ मॉडरेट था इस बार का, जो कुछ शिफ्ट्स थी, ठीक है। और यहाँ पे अगेन अभी यहाँ पे हम शिफ्ट्स की बात नहीं करेंगे, कौन सी डिफिकल्ट है कौन सी मुश्किल है, हम यही बात कर रहे हैं कि अगर खराब गया है आपका तो आपको क्या करना चाहिए, बस इस पे ही बात हो रही है। चाहे वो कोई भी रीजन हो आपके हिसाब से, आपने नहीं पढ़ा था, सपोज आपने नहीं उतनी प्रिपरेशन करी थी, आप पहली बार पेपर दे रहे थे, ऐसे ही पेपर दे रहे थे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बट एक थोड़ा मार्जिन लेके चलो, अगर मेरा जो ओवरऑल नॉर्मल कट ऑफ जो 50 के आसपास ही रहता है और अगर मैंने उससे 10-12 मार्क्स पीछे ही किए हुए हैं, अटेम्प्ट बहुत कम अटेम्प्ट है मेरे, तो ऑब्वियसली मेरे नहीं बनने वाले हैं क्वेश्चंस, राइट। तो ये चीजें हैं, आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में आप क्या गलतियां करते हो, और अब इसका मतलब उन गलतियों को सुधारोगे आप, है ना, उस पैटर्न पे आप फोकस करोगे और उसके हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब क्या क्या अपकमिंग एग्जाम्स है जिसके पे हम टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो वैसे जो इस साल के पेपर होने थे, जो इस साल के एग्जाम्स होने थे, वो सबका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। अगर मैं सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स की बात करूं, आपका यहाँ पे एसबीआई जो दोनों एग्जाम्स हैं, एसबीआई पीओ क्लर्क प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस हो चुका है, ठीक है। क्लर्क का मेंस अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है। आईबीपीएस पीओ अभी अभी रिजल्ट आया है आपका क्लर्क का, ठीक है। आईबीपीएस पीओ क्लर्क जो आपके इस साल होने वाले थे, क्लर्क का रिजल्ट आ गया है और देख लो, चेक कर लो जिसका नहीं किया है तो। आरआरबी आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आरआरबी पीओ का आपका पेपर हो चुका है प्रीलिम्स का, ठीक है। और इसके बाद अब आपकी बारी है यहाँ पे आरआरबी क्लर्क की। तो ये एग्जाम है अब आपके जो पेंडिंग पे है, और ऑलरेडी फॉर्म आप भर चुके होंगे, जिसने भरा होगा ठीक है वो देगा, जिसने नहीं भरा होगा वो नहीं देगा। तो यहाँ पे आपका आरआरबी क्लर्क अभी पेंडिंग है, उसका पीओ का प्रीलिम्स हो चुका है।
अब ये जो आपके पेपर होने थे वो और मतलब जो इस साल आने थे वो आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिल हो चुके हैं। अब कुछ और एग्जाम्स जैसे आपके दूसरे जो हम और भी बैंकिंग वाले बच्चे देते हैं, LIC वाला हो गया, NICL वाला हो गया, ये कुछ एग्जाम जो थे आपके आ चुके हैं। LIC AAO वाला जो अच्छा एग्जाम है उसकी भी बच्चों ने प्रिपरेशन कर ली थी, वो एग्जाम आ चुका है। तो अभी इस साल तक आपको नेक्स्ट तो न्यू तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ अब हमें पता है कि हर साल होते हैं एग्जाम। अब जब मुझे पता है कि एग्जाम हर साल होते हैं तो हम क्यों अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं? हम लोगों को उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए ना। तो अब आप ये चीज करो कि जो पहले आपने गलतियां करी हैं उनको दूसरे एग्जाम्स में रेक्टिफाई करो उन गलतियों को। और अब ऐसा भी हो जाता है कि आपको बहुत चीजें पता है अब एग्जाम के बारे में, कैसे अटेम्प्ट करना है, आप एक्सपीरियंस लेके आ चुके हो, तो वो अब चीज नहीं रहेगी आपके पेपर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी अभी आपका जो अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे यही जो मैंने आपके सामने लिस्ट बनाई है, यही आपका जून जुलाई के बाद स्टार्ट हो जाएगा सारा कुछ फिर से। अब आपको जैसे ही पता है SBI के बारे में तो पहले ही आ चुका है न्यूज के अंदर कि कुछ महीनों में ही आपको न्यू रिक्रूटमेंट्स भी देखने को मिलेंगी। तो एक आपके पास एक होप ऑलरेडी है कि वो पहले पहले आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि 1 महीने पहले, बट कुछ टाइम पहले आपको देखने को मिल जाएगा, लेट नहीं जाएगा। ठीक है, बट एक चीज सोचिए, अगर मान लो ये एग्जाम्स जून जुलाई के बाद भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप कहोगे मेरे पास तो बहुत गैप है अभी, तो क्यों मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करूं, है ना? ऐसा भी सोच सकते हैं हम लोग। पर एक चीज ध्यान रखिए, ये जब एग्जाम होते हैं ना, बैक टू बैक होते हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा SBI क्लर्क का मेंस था 21 को, 22 को आपका RRB PO प्रीलिम्स का पेपर था, है ना। तो काफी बच्चों का 22 को पेपर आ गया। तो ऐसे करके बैक टू बैक जब स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद हफ्ते हफ्ते हर हफ्ते आपके पेपर ही, हर 2 हफ्ते हर हफ्ते में आपका पेपर ही दिख रहा होता है आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ही चीज है कि इन एग्जाम जब ये शुरुआत ही हो रहे होते हैं, नोटिफिकेशन से पहले ही इनकी तैयारी काफी कुछ आप यहाँ पे कर चुके होने चाहिए। नोटिफिकेशन का वेट यहाँ पे आपको नहीं करना है। देखो जिसने यहाँ पे पेपर निकालना है, जिसने यहाँ पे मतलब सब कुछ अच्छे से तैयारी करनी है, वो वैकेंसीज पे नहीं डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो वैकेंसीज जितनी भी होंगी, आपको अपने लिए अपने हिसाब से वहां पे पेपर निकालना है। अपने को खुद को थोड़ा वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करिए, ठीक है, आसान के लिए भी प्रिपेयर करिए, हर चीज के लिए प्रिपेयर करिए। तो इसीलिए आपको क्या होता है कि नोटिफिकेशन थोड़ा बहुत आप तैयार पहले से रहते हो, तो फिर नोटिफिकेशन आने के बाद फिर अब आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक स्टडी करते हो, हर एक पेपर के हिसाब से उनकी पढ़ाई करते हो, मॉक टेस्ट देते हो फिर। तो इसलिए अभी से शुरुआत हो जाओ। अगर आपने इस बार पेपर अच्छे से नहीं दिया, अगर इस बार प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी, तो इस बार अब आप क्या करो, वो कमियां सारी पूरी कर दो। और जो नेक्स्ट एग्जाम मैंने आपको बताए, ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, और भी एग्जाम्स आएंगे आपके जो दूसरे एग्जाम्स हैं, जिनका पैटर्न जो है, जिनका सिलेबस जो है वो बैंकिंग एग्जाम के सिलेबस से मैच होता है, सेक्शंस भी आपके मैच होते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो बेटा, अगर आपके यहाँ पे 50 अटेम्प्ट मतलब 50 आपके कट ऑफ जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी स्टेट की, आपने अगर 48 से लेकर 55, अब देखो इससे पहले इससे ऊपर भी क्या होगा मुझे पता है, इससे ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इतना ही किए होंगे। अगर आपके जो स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट, फॉर एग्जाम्पल अगर कट ऑफ 50 तक जा रही है और अगर आपने 48 से लेकर 55 तक का कट किया हुआ है, क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं, तो आप मेंस के लिए तैयारी करो साथ के साथ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब आपका RRB क्लर्क भी तो आ रहा है ना, साथ के साथ RRB क्लर्क भी पीछे से लगा हुआ है, तो उसके लिए भी तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए प्रीलिम्स को आप अभी मत छोड़ो, प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से टारगेट करते रहो। 80 में से आपको 75 अबव लेके आने हैं क्लर्क के हिसाब से, कुछ स्टेट के लिए, तो इसलिए आप उसके लिए भी तो रहोगे ही। तो प्रीलिम्स आपका चल ही रहा है साथ साथ। और मेंस के लिए आप, अगर आपको लग रहा है कि 48 से इसके बीच में, मैंने आपको एक इंटरवल बताया, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, ठीक है। पर अगर बहुत कम है ना, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कम है जिससे चांसेस बन ही नहीं सकते हैं, तो फिर तो आप दूसरे एग्जाम्स के लिए टारगेट करो। अपना फोकस डिप्रेस्ड होने से अलावा आप दूसरी जगह शिफ्ट करिए। कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। पर हाँ, अगर आप सबसे पहले तो ये सोचिए, आप यहाँ पे इन एग्जाम्स में क्यों आए थे, क्यों एंटर किया था आपने? आपको एक जॉब चाहिए थी, आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए थी, बैंक में जॉब चाहिए थी, और आपको लग रहा था कि चलो ये 2-3 फेजेस हैं, ये मैं क्लियर कर लूंगा और उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये चीज याद रखिए और दोबारा आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। बट अगेन, इफ यू आर इम्प्रूविंग देन ओनली you can be selected in this, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अवॉइड कैसे कर सकते हो आप मिस्टेक्स को?
बहुत सारी प्रैक्टिस करके। जब हम रिपीट करेंगे, जितना हम रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे चीजों को, हम थोड़ा सा उसको अच्छा कर पाते हैं पहले इसके मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो आपको कमी लग रही थी, क्या स्पीड कम थी वो आप देखिए, क्या सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आपका रॉन्ग था वो आप देखिए, क्या आप गलत क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बार बार वो आप देखिए। तो ये सारी चीजें इंप्रूव करनी पड़ेगी आपको अपने नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स आपके आते रहेंगे, बट अगेन अपॉर्चुनिटी को आप तभी ग्रैब कर पाते हो जब आप उसके लिए रेडी रहते हो। अगर रेडी नहीं होंगे तो आपके मन में यही शंका रहेगी कि क्या मैं पेपर भरूं, मतलब पेपर का फॉर्म फिल करूं या नहीं करूं, मैं तो अभी रेडी नहीं हूं। हमेशा आप यही सोचोगे मन में, रेडी कभी नहीं रहोगे। इसलिए पहले से तैयारी करके रखो चीजों की, क्योंकि एग्जाम जब आने वाले होंगे तो बैक टू बैक होंगे, आपको समय इतना नहीं मिलने वाला है। ओके, तो चलिए एवरीवन, आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, तो इन सारी चीजों को अपनी साइकिल में जरूर यहाँ पे ढालिएगा। ठीक है, प्रीलिम्स का भी, आरआरबी क्लर्क का भी आपका बचा हुआ है, उस पर फोकस मत खोना है अभी। ठीक है, अगर आपका इस बार अभी आरआरबी पीओ जो प्री है उसमें अच्छा नहीं गया है, 10-15 दिन का टाइम है आपके पास अभी, अच्छे से एनालाइज करो कि आपने यहाँ पे क्या गलती कर दी, फटाफट से क्लर्क के लिए जुट जाओ आप लोग। वो भी नहीं, अभी आपने आंखों से मतलब ओझल नहीं होने देना वो टारगेट भी। ठीक है, तो इसलिए आरआरबी क्लर्क बचा हुआ है, उसके लिए अच्छे से टारगेट करिएगा। और आरआरबी अगर आपका मान लो आईबीपीएस क्लर्क हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए टारगेट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेंस के लिए तो फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा, और फिर आप अपना जो हो सकता है तो आप फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हुआ इस बार तो इट्स ओके। ओके गाइज, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आएगी। यहाँ पे आप ये बैंकिंग एग्जाम महापैक कंसिडर कर सकते हो। इस महापैक के अंदर ये सारी ही डिलीवरेबल्स आपको मिलेंगे, चाहे वो आपका आरआरबी पीओ एग्जाम हो, क्लर्क हो, एसबीआई पीओ क्लर्क हो और आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो, ये सारी ही जो एग्जाम्स के हिसाब से आपका ये महापैक बनाया गया है। वीडियोज रिकॉर्डेड है आपकी। ठीक है, इसके अंदर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, मिनी मॉक टेस्ट हैं पीओ क्लर्क के, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं प्रीलिम्स मेंस के, प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स मेंस के, इंटरव्यू गाइडेंस है आपका, मेंटर सपोर्ट है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है आपकी, करंट अफेयर भी है आपका। इसके अंदर सारी ही चीजें, कंप्यूटर क्लासेस और मटेरियल भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली मिलने वाला है। तो ये सारी ही चीजें आपका इस बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर है। इसमें आप एनरोल कर सकते हो, साथ में वैलिडिटी भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। एनरोल 3 तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक आप यहाँ पे एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और एक आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो। वेबसाइट विजिट करोगे, आपको बैंकिंग एग्जाम्स कोर्स चूज करना है, वहां पे जाके आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, बट अगेन रिमेंबर दैट माइंड पे कंट्रोल रखना, ज्यादा आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना है। ट्राई टू बी मोटिवेटेड फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, वट यू आर ट्राइंग टू अचीव, ये भी थोड़ा ध्यान रखो, क्या चाहते हो आप खुद से, कहाँ पे पहुंचना चाहते हो, वो थोड़ा रखो अपने दिमाग में लेके आओगे तो रास्ते आपके क्लियर थोड़ा दिखने लग जाएंगे। होता है कई बार आपका समय नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है कि समय कभी नहीं आएगा, तो आप थोड़ा बहुत कोशिश करिए, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपका यहाँ पे चांसेस बने। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।